हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से आप लोगों के बीच हाजिर है। टेस्ट सीरीज 4 का जो बचे हुए शेष क्वेश्चन थे, मैंने 80 क्वेश्चन तक कर चुका। 80 क्वेश्चन तक आप लोगों के सामने पेश किया हूँ और इसे एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हूँ। बाकी जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का जो पहला नोटिफिकेशन होगा जो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हमारा 81 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था और हम लोग 82 भी कर चुके थे, ठीक है। 82 भी कर चुके थे और 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, यानी कि 82 से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 82। संगम साहित्य में लोकापियम एक क्या है? लोकापियम एक ग्रंथ है, तो वो कौन सा ग्रंथ है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो लोकापियम एक ग्रंथ जो है वो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तमिल व्याकरण जो ग्रंथ है वो लोकापियम ग्रंथ है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है कि मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी काम को क्या करता है कि 6 दिन में करता है। एक आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। जो समय ए और बी लेता है उसके बराबर सी जो है समय पूरा समय लेता है। तो कह रहा है यदि बी और सी साथ काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए काम करता है 6 दिन में और बी काम करता है 8 दिन में, लेकिन बात यह है, कह रहा है कि लास्ट काम ये कह रहा है कि सी जो काम करता है वो ए और बी के बराबर करता है। ए प्लस बी के बराबर जो है सी काम करता है। तो ये हमारा सी का वर्क है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम जो लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, और ए 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो ए का जो काम है एक दिन का कितना है 4 है, और बी का जो एक दिन का काम है वो कितना है 7 है। तो कहा जा रहा है कि ए और प्लस बी यानी एक दिन में ए और बी मिलके एक दिन में क्या करता है, ए प्लस बी जो है एक दिन में मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। एक दिन में जो है ये 7 काम करता है, 4 और 3 7 काम करता है ए, और इसी के बराबर जो है ए प्लस बी के बराबर सी जो है उस काम को पूरा करने में लगाता है। तो अगर सी का काम कहा जाए तो वो काम हो जाएगा हमारा 24/7 हो जाएगा सी का काम, ठीक है। सी का काम हो जाएगा 24/7, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि बी और सी का जो काम है वो क्या है। बी और सी का जो काम है वो क्या है, तो बी जो है ए और प्लस बी मिलके कितना करता है 7 काम करता है एक दिन में। तो सी जो है उन दोनों के मिलके बराबर जो ए और बी एक दिन में करता है वो सी अकेले 7 दिन में करेगा। तो कह रहा है कि बी और सी को मिला के बी और सी जब एक साथ काम करेगा तो क्या होगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है बताओ। तो बी एक दिन में करता था 3 काम, ठीक है। और सी जो एक दिन में करता था वो 7 काम करता था। तो बी प्लस सी बोला है, तो इसके लिए काम कितना है 24 है, ठीक है। और इसका काम भी कितना है, इसका काम भी क्या है 24 ही है, इसका भी 24 ही है, ठीक है। तो एक दिन का काम है, लेकिन काम टोटल कितना है 24 है। तो टोटल काम जो अगर कहा जाए तो बी प्लस सी का जो वर्क है वो बी प्लस जो सी का वर्क है वो क्या होगा 24/3 हो जाएगा, ठीक है। एक दिन का प्लस 7/24 हो जाएगा। तो एक दिन का इन दोनों का काम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24/10, यानी कि ये जो काम हो जाएगा हमारा टोटल वर्क जो हो जाएगा 24/10। इसका उल्टा हो जाएगा, एक दिन का निकालेंगे तो एक ऊपर आएगा तो ये 24/10 हो जाएगा। और 24/10 हो तो ये काटे हम 12 और ये 5, यानी कि आंसर जो हमारा आएगा वो आंसर आएगा 12/5 हमारा आंसर होगा। 12/5 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मलिक कफूर कौन था।
मलिक कफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी विजय का सेनापति था। मलिक कफूर जो था वो दक्षिणी विजय के एक सेनापति थे और वो एक किन्नर थे। वो एक जो थे मलिक कफूर जो थे वो एक किन्नर थे। उसे 1298 इसमें गुजरात का जो विजय दौरान हुआ था वहाँ से उसे लाया गया था। नुसरत खां के द्वारा इसे खरीदा गया था। 1000 दिनार में इसे खरीद लिया गया था मलिक कफूर को। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया OAM के लिए चुना गया है? ऐसा कौन सा संगीतकार है जिसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया है? तो वो कौन सा पत्रकार है बताइए? तो वो पत्रकार है हमारा शोभा शेखर। शोभा शेखर जो पत्रकार है उसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? मुगल बादशाह के कौन से शासक थे जिन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले मुगल शासक जो थे वो थे शाहजहाँ। शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मंदिर का निर्माण करा था। इन्होंने शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में शाहजहाँ जो है ये 1638 ईस्वी में क्या किए थे? ये शाहजहाँबाद जगह की स्थापना किए थे। ये जो है शाहजहाँबाद एक स्थान है, इसकी भी स्थापना किए थे शाहजहाँ ने। ठीक है, स्थापना किए थे शाहजहाँ ने। और जामा मस्जिद और लाल किला का भी निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण तो अकबर शाहजहाँ ने ही करवाया और लाल किला का भी निर्माण जो है ये क्या है, ये शाहजहाँ ने ही करवाया हुआ। शाहजहाँ ने ही इसका भी निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था। ठीक है, और शाहजहाँ ने ही ताजमहल का भी निर्माण करवाया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ताजमहल हो जाएगा। अगला शाहजहाँ जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 4 बाहरी आक्रमणों के कला अनुसार सुव्यवस्थित करना। अहमद शाह अब्दाली जो है वो उसके बाद चंगेज खां, नादिर शाह और तैमूर। तो कहा जा रहा है कि सबसे पहले इसमें से मतलब सही अनुसार के अपने काल जो इनका समय अवधि है उनके अनुसार इसे उनके अनुसार ही इसे व्यवस्थित करना है। तो कहा जा रहा है कि पहले अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज खां, तैमूर, इनमें से कौन थे जो सबसे पहले आए थे? तो चंगेज खां जो है सबसे पहले इल्तुतमिश पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश का मुगल साम्राज्य में जब इल्तुतमिश का शासक चल रहा था तो उस समय चंगेज खां जो थे वो भारत पे आक्रमण किए थे। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? चंगेज खां। उसके बाद क्या हुआ था? तैमूर लंग। उसके बाद जो तैमूर लंग जो आए थे वो 1358 तैमूर लंग जो थे वो आए हुए थे 1398 ईस्वी पर भारत पर आक्रमण किए थे। तैमूर लंग जो थे वो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे तैमूर लंग। और नादिर शाह जो है ये 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए। 1739 ईस्वी में भारत पर ये आक्रमण किए थे। और अहमद शाह अब्दाली जो कि सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में 1768 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध से कुछ दिन पहले ही उन्होंने आक्रमण किए थे। तो ये 1748 ईस्वी में आक्रमण किए थे। और अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1748 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किए थे। तो इसमें का पहला जो अगर कहा जाए तो पहले है चंगेज खां, फिर तैमूर है, फिर नादिर शाह, फिर अब्दाली, यानी 2431 यानी सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 2000 की राशि को वो 2000 की राशि को क्या करता है? 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा? तो हमें इसमें निकालना क्या है? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो मूलधन क्या है हमारा? प्रिंसिपल जो है हमारा
वो 2000 है और रेट क्या है 9.25 है और ईयर कितना है 4 वर्षों के लिए और डिवाइड कितने से करते हैं 100 से, तो ये 100 से ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 20 चौक 80, जो बचता है मेरे पास वो बचता है 20 इंटू 9.25 इंटू में 4 बचता है। तो ये बच जाएगा 20 गुने 25 चौका 100, 5 चौका 20, 10 के जीरो हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37, 37 दूना क्या होता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो पॉइंट के बाद खत्म, तो 37 दूना होता है 74, यानी कि 740 रुपया जो होगा इसका इंटरेस्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन से है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो प्रार्थना समाज का जो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुराम ने ही किया था। उसके बाद आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का जो संबंध है इसका आत्मीय सभा का जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं बल्कि ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था आत्मीय सभा का। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है, वो गलत है। भारतीय ब्राह्मण समाज का केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। राधा स्वामी सत्संग, ये तुलसीराम। तो हमारा ए सी डी और ए ऑप्शन जो है ये सही है और बी ऑप्शन जो है ये हमारा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल को, वह स्थान जहाँ से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जो जाना जाता है वो जाता है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो है वो भारत के दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इस भारत की जो प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो है इसकी स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी स्थापना जो करने वाली टीम थी डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में, इसका स्थापना करने का जो टीम था वो था डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में ये किया गया था, ठीक है, नेतृत्व में ये किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 का। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत की जो गन्ना अनुसंधान स्थित है तो वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है हमारा लखनऊ में, कोयम्बटूर में, लुधियाना में या पूसा समस्तीपुर में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। अगर चावल अनुसंधान केंद्र कहा जाए तो वो कटक उड़ीसा में है। अगर इंटरनेशनल चावल अनुसंधान केंद्र कहा जाए तो वो फिलीपींस में है, उसके साथ ही साथ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में। ये क्या है, केंद्रीय औषधि जड़ी बूटी से संबंधित है। औषधि अनुसंधान केंद्र जो है वो है लखनऊ में, ठीक है, वो है लखनऊ में। और चावल का कहाँ है, वो है कटक में। और रमन रिसर्च सेंटर जो है वो बेंगलोर में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। 92 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर के एक विभाग द्वारा संकलित नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की जो रैंकिंग पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी सिग्नेचर के रूप में एक इनका रैंक पूछा जा रहा है कि संकलित नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 12वीं रैंकिंग पे है। भारत की रैंकिंग जो है वो 12 नंबर पे है। पृथ्वी का आयु निर्धारण जो किया जाता है, पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है।
कोई भी पृथ्वी कितना पुराना है इसकी आयु निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग, जीवाश्म की, या जर्मेनियम डेटिंग की, यूरेनियम डेटिंग की, या रेडियम डेटिंग की। तो इसकी निर्धारित करने के लिए इसमें यूरेनियम डेटिंग की आवश्यकता पड़ती है। यूरेनियम विधि से ही सूर्य की आयु का भी पता लगाया जाता है। इससे पृथ्वी की आयु का पता लगता है, ठीक है, पृथ्वी की आयु। उसके बाद है सूर्य की आयु, सूर्य की आयु का भी पता लगाया जाता है। तो किससे? तो यूरेनियम डेटिंग जो है उससे पता लगाया जा सकता है। तो इससे ही पता चला कि ये पृथ्वी जो है वो 4.6 अरब वर्ष पुरानी है, 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। और सूर्य जो है वो 500 करोड़ वर्ष जो है वो पुराना है सूर्य, ठीक है। और पता किससे लगाया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है वो राइट है। उसके बाद महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागर में जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है उसका सबसे बड़ा क्या कारण है? तो जब महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होता है तो उसका कारण है सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो संयुक्त प्रभाव पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो संयुक्त यानी दोनों का एक कोई प्रभाव पड़ता है, उसके कारण ही महासागर में क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है। और साथ ही साथ चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो आकर्षण शक्तियों का जो सागरीय तल उठने लगता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो आकर्षण शक्ति बनता है उसके कारण ही ज्वार भाटा जो होता है उत्पन्न होता है। उसे ही हम लोग ज्वार भाटा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगटीसी है। यांगटीसी नदी जो है सबसे लंबी है और इसकी लंबाई जो है वो 97 किलोमीटर यानी 5000 किलोमीटर, 5797 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है यांगटीसी की, जो कि यांगटीसी नदी जो है तिब्बत पठार से निकलती है और ये चीन में जाके गिरती है। और चीन की जो है ये नदी है यांगटीसी नदी, ये जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है 5797 किलोमीटर। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अगला क्वेश्चन 96 नंबर जो ऑप्शन है वो देखते हैं। 96 नंबर कह रहा है कि व्यापारिक पवनें कहाँ मिलती है? व्यापारिक पवनें जो है वो कहाँ से चलती है? व्यापारिक पवनें जो है वो कहाँ से चलती है? तो व्यापारिक पवनें हमेशा उच्च दाब की ओर से चलती है, उच्च दाब की, ध्रुवीय उच्च दाब से हमेशा चलती है। ध्रुवीय उच्च दाब से या उपोष्ण उच्च दाब से या अध्रुवीय निम्न दाब से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा उपोष्ण उच्च दाब से। उपोष्ण उच्च दाब से हमेशा व्यापारिक पवन हवा लगभग चलती है और यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसका जो होता है वो 30 डिग्री होता है नॉर्थ एंड साउथ जो होता है। इन दोनों अक्षांशों के बीच का जो उपोष्ण उच्च वायुदाब होता है उसे ही हम लोग वहीं से जो हवा चलती है उसे ही हम लोग व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया हमारा बी नंबर। अगला बार 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय की जलवायु की जो विशेषता है वो कौन सी है? पूरे वर्ष भर उच्च तापमान, पूरे वर्ष भर वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा और संवहनी वर्षा। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की जो विशेषता है वो है कि यहाँ पे जब भी 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री 30 डिग्री से लेके अगर 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में इन दोनों के बीच में अगर गोलार्ध जो होता है पश्चिमी तटों पर मिलता है, गोलार्ध जो होता है अगर ये पश्चिमी तट पे मिलता है, पश्चिमी तट पे मिलता है तो महाद्वीपों पश्चिमी तट में मिलता है तो ये भूसागरीय जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु का विस्तार है, जो विशेषता है वो क्या करता है वहाँ पे वर्षा करवाता है, शीत ऋतु में भी वहाँ पे वर्षा करवाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इन दोनों जो है भूमध्य सागरीय जलवायु की जो विशेषता है ये 30 से लेकर 45 डिग्री के बीच में अगर दोनों बीच में गोलार्धों के बीच में अगर महाद्वीप है तो उसमें हमेशा शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर इतना रुपया यानी 32,000 रुपया लोन लेता है या कुछ भी लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में जमा कर देता है, तो तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। अगर कह रहा है कि किसी से वो 32,000 रुपया साधारण ब्याज के दर से 9% के सालाना ब्याज पर लिया और उस वही पैसा को क्या किया, 10% के सालाना वृद्धि से वह चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या किया, वो बैंक में जमा कर दिया, तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि तीसरे साल में उसकी जो आमदनी होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी जो आमदनी होगी वो क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एसआई निकालते हैं। इसका एसआई निकालेंगे तो हमें ब्याज इसका पता चल जाएगा, ब्याज इसका पता चल जाएगा। तो इसका जो ब्याज मूलधन जो है वो है 32,000, ठीक है। इसका जो परसेंट है वो परसेंट कितना है, 9%, और कितने वर्षों के लिए, तीसरे साल पूछ रहा है तो 3 साल के लिए करेगा, 3 साल के लिए करेगा, और ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 गया, तो 9 23 27 दूना 54, 27 दूना 54 के 4 हासिल 5, 27 5 हो जाएगा, 27 तिया हो जाएगा 81, 81 5 86, 81 5 86, यानी कि 8,640 रुपया जो होगा इसका ब्याज होगा, 8,640 रुपया जो होगा ये ब्याज होगा। तो ये क्या करना है, मिश्रधन अगर निकालना है मुझे, मूलधन तो ये आया, मूलधन ये आया, तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है वो हमारा मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, वो ब्याज होता है, जो ब्याज मिलता है वो हमारा ब्याज और मूलधन को मिला, मूलधन और ब्याज को जब मिलाते हैं तो वो बनता है हमारा मिश्रधन। तो ये टोटल रकम कितना था, 32,000, और ब्याज कितना मिला था, 86, मतलब 8,640 रुपया, 8,640 रुपया मिला था। तो ये रकम कितना, मिश्रधन जो हो गया वो हो गया हमारा 40,640 रुपया, 40,640 रुपया जो हो गया हमारा मिश्रधन हो गया। अब इस पे हमें क्या निकालना है, इस पे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा टोटल रकम हो गया मूलधन प्लस ब्याज, ये भी साधारण ब्याज पर। अगर वही 32,000 रुपये को क्या करना है, 32,000 रुपये को क्या करना है, उसे जमा करना है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से बैंक में। तो देखते हैं सीआई जब निकालेंगे, जब हम सीआई निकालते हैं तो क्या निकलता है, P × 1 + R/100 के पावर n होता है ना। तो P कितना है हमारा 32 है, यानी कि 32,000 है, और 1 प्लस रेट कितना है, 10% के अनुसार कर रहा है 10 है, तो 10/100, 10/100, और कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो 10 से ही कट जाएगा 100 दफ़े, तो 10 फिर आ जाएगा हमारा 32,000 प्लस में ये 1/10 हो जाएगा, प्लस में 1 है तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 से 1 में गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस में 1 है, बटे में 10 है, पावर कितना हो गया, 3 हो गया, पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि 32,000 गुने एक, ऊपर में 11 आया था और नीचे में 10 आया था, क्यूब था ना, बिल्कुल क्यूब था, 3 वर्षों के लिए कर रहा है, तो यहाँ से 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो हमारा कट गया, तो ये बचा कितना, 32 गुने 11 का जब क्यूब करेंगे तो 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारा, 11 का स्क्वायर जब करते हैं तो ये आता है 121, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा हमारा 1331 आएगा, और फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो 32 दूना कह रहा है 32 इकाई 32, यानी कि 2, 32 इकाई 32 था, 2, उसके बाद 32 दिया क्या हो जाएगा 96, 32 96 हो जाएगा, और 3 99, यानी कि ये हो जाएगा, फिर 99, तो फिर 9 बचा, 32 से 96 और 9 99 थी, यानी कि 96 और 9 14, यानी 5, यानी कि हमारा टोटल जो होगा 4 2 5 42,592 रुपया जो है इसका रकम होगा, 42,592 रुपया जो होगा वो हमारा रकम होगा। और इसका जो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पे बैंक से मिला, और जो साधारण ब्याज पे था वो कितना था, साधारण ब्याज पे था हमारा, इसका आगे अंतर दोनों का अगर देख ले तो 42,592 रुपया इसका आया है, और उसका था 40,640 रुपया। तो अंतर कितने का हो गया, अंतर लगभग 2591, यानी 1952 रुपये का जो है ये अंतर हो गया, 1952 रुपये का ये अंतर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1952 रुपया हमारा आंसर आता है अंतर दोनों का। तो ये हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि
वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो लोकसभा की संख्या है वो है 40 और विधानसभा की जो संख्या है वो कितना है? विधान परिषद का पूछा है, विधान परिषद का जो संख्या है वो है 75। तो लोकसभा का तो हो गया हमारा 40 और विधानसभा का यह है 75, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही है। विधान परिषद का 75 सीट है, लोकसभा का 40 सीट है और क्या है? विधान सभा का अगर पूछा जाए विधानसभा का सीट कितना है, तो विधानसभा का जो सीट है यह है 243। बिहार में विधानसभा का जो सीट है वो है 243। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का विभाजन 3 बार हुआ है। ठीक है, एक तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक साथ था। तो बंगाल जो है अलग हुआ था 1905 ईस्वी में और ये फाइनली पूर्ण रूप से अलग हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी बार बिहार से क्या हुआ था? दूसरी बार जब बिहार से कौन सा अलग हुआ था? उड़ीसा जब अलग हुआ, उड़ीसा जिसे हम लोग आज ओडिशा बोलते हैं, वो अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी के बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। तो उस समय बिहार और झारखंड एक था। बिहार और झारखंड जो है वो एक था। बिहार झारखंड एक था और उड़ीसा अलग हो गया। और उसके बाद जब बिहार का फिर तीसरा विभाजन जो हुआ था तो वो हुआ था बिहार से झारखंड का अलगाव। बिहार से झारखंड का जो है वो अलगाव हुआ था। तो वो अलगाव जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 2000 ईस्वी में हुआ था और 2000 ईस्वी में उस समय 3 राज्य बना था। लेकिन बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन है। और साथ ही साथ ये बता दें कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना था। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना था। 3 राज्य बना था। ठीक है, एक जो था CUJ मतलब सी जो है छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। उत्तराखंड जो बना था ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, यानी कि यूपी से अलग होकर बना था उत्तर प्रदेश। ये भी 2000 में ही बना। और झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ। इस प्रकार 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया था। और हाल ही में अगर पूछा जाए नवीनतम राज्य कौन सा है, हाल ही में नवीनतम राज्य जो है भारत का वो कौन सा है? तो वो जो हैदराबाद से अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है वो कौन सा राज्य है? वो राज्य कौन सा है? तो ये राज्य जो है ये 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, ये 2 जून 2014 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कि नवीनतम हाई कोर्ट कौन है, नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, नवीनतम जो है हाई कोर्ट कौन सा है? तो वो है हमारा अमरावती जो है ये नवीनतम हाई कोर्ट है। इससे 25वें नंबर का हाई कोर्ट है। 25वें नंबर का जो है वो है हाई कोर्ट अमरावती, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में। तो इसी के साथ हम लोग आज टेस्ट सीरीज का 4 जो क्वेश्चन है वो हम लोग टेस्ट सीरीज 4 जो है हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। तो कल फिर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज 5 को लेके आते हैं आप लोगों के समक्ष। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे द एंड करते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ साथ